गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, उसका टाइप्स क्या होता है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, कौन कौन सी डिफरेंट सीरीज है जो कि एक स्पेक्ट्रम में आती है, और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे बच्चों आज हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट इनिशियली डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देखेंगे हम कि स्पेक्ट्रम इट इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ लाइंस और बैंड्स obtained on photographic plate due to interaction of matter with electromagnetic radiations. Spectrum is obtained is characteristics of substance used and fulfill. Information can be obtained from the spectrum. जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है लाइंस का या बैंड्स का, जो कि ऑब्टेन्ड होता है कहां पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर, ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है ना, उनके वेवलेंथ के बारे में और उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा है वो टू टाइप्स का है। द स्पेक्ट्रा आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हम वन बाय वन ये इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों का डिस्कशन करने वाले। व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम था हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम, वो क्या होता है पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स absorb energy and reach the higher energy state or excited state where they are unstable. एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, बट वो वहां स्टेबल नहीं होते हैं। These atom or ions or molecules come back to the normal state by emitting the absorbed radiations, which will appear as a spectrum is known as emission spectrum. जब ये वापस हायर स्टेट से लोअर स्टेट में या अपने नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो ये जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन थी उसका क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, और ये इमिशन जो है एज ए स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन्ड होता है और उसका नेम क्या होगा बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम। द इमिशन स्पेक्ट्रम विल कंटेन ब्राइट लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। यहाँ ब्राइट लाइन जो है वो डार्क स्पेस से सेपरेट होगी, है ना, और यही हमारा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सेकंड टाइप आ गया एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहले एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देखेंगे हम। व्हेन radiations are passed through a sample of substance, content wavelength will be absorbed by the substance. The missing wavelength or frequencies will appear as dark line in a continuous bright spectrum. जो continuous bright spectrum के अंदर जो डार्क लाइन दिखती है जहां पर वेवलेंथ मिसिंग है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमने स्पेक्ट्रम के दो टाइप देखे, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का नेचर कैसे होगा, तो उसका एक क्लासिफिकेशन है। हमने स्पेक्ट्रम को यहाँ क्लासिफाई किया है। जो स्पेक्ट्रम है वो नेचर के बिहाफ पे टू टाइप का है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो भी टू टाइप का है अगेन, दिस इज ए लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे लाइंस आएगी स्पेक्ट्रम में, और बैंड स्पेक्ट्रम में ऐसा पूरा का पूरा बैंड आएगा, डार्क जोन है, रेड जोन है, जस्ट लाइक दैट यहाँ बैंड्स आते हैं। तो नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा के बिहाफ पे टू टाइप का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो टू टाइप का होगा, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे हम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? अभी अभी हमने नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम में देखा, ए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ distinct and well-defined lines separated by dark space is called line spectrum। कि यहां पर जो लाइंस है ना वो आपके डार्क स्पेस से सेपरेट होगी, इसीलिए हम उसका नाम रख रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ गैसियस एटम विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नील्स बोहर ने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया था वो कौन सा स्पेक्ट्रम था? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है बच्चों? तो इमिशन में लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि हाइड्रोजन के अंदर मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज बैंड स्पेक्ट्रम? अब सेकंड डेफिनेशन आ गया, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बैंड स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय मॉलिक्यूल विल हैव ब्राइट बैंड्स सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। डार्क स्पेस से जो ब्राइट बैंड है वो सेपरेट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इस बैंड स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। Is it clear to anyone? Next हमारा टॉपिक आता है what is spectroscopy? The lot of different spectroscopies is used in analytical chemistry। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन है, the study of spectrum of elements or molecules or atoms or ions is known as spectroscopy। कि जो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम या आयंस है उसके स्पेक्ट्रम का जो स्टडी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एन अननोन एटम्स और ए मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, हेलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम were discovered when their compounds were studied by spectroscopic method। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जब इन एलिमेंट्स के कंपाउंड स्टडीड हुए थे तभी हमें रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम का डिस्कवरी हुआ था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन डिस्कवरी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती है। तो ये टेबुलर फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, जिसमें कि सबसे पहले नेम ऑफ सीरीज, वो सीरीज के नेम कौन कौन से हैं जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मिलेंगे। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेटेड सीरीज एंड पी फंड और हम्फ्री भी होता है। नेक्स्ट, यहाँ N2 का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट है ना, यानी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4 एंड ग्रेटर देन 5। N1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। इन पर्टिकुलर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या रहेगा? तो लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेटेड के लिए 4, पी फंड के लिए 5। ये जो सीरीज होगी वो कौन से रीजन में मिलेगी? कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। तो आज हम देखेंगे लाइमन सीरीज आपको कौन से रीजन में मिलेगा? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में।
बाल्मर सीरीज किसमें मिलेगा? विजिबल रीजन में। जो विजिबल रीजन में मिल रहा है इसीलिए ये कलरफुल होगा। सारे विबग्योर सारे के सारे कलर्स आएंगे विजिबल रीजन में। 400 से लेके 760 नैनोमीटर की रेंज तक पूरा पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। फिर पास्टियन सीरीज जो है वो नियर इंफ्रारेड IR इंफ्रारेड का नियर रीजन में मिलेगा। नेक्स्ट ब्रैकेटेड कहां मिलेगा हमें? IR इंफ्रारेड में। एंड पी फंड कहां मिल रहा है? फार इंफ्रारेड में। फार इंफ्रारेड में हमें कौन मिल रहा है? पी फंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि कैसे हम वेव नंबर को एक्सप्रेस करेंगे ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइंस की बात करते हैं हम। द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग रिडबर्ग इक्वेशन। ये रिडबर्ग इक्वेशन क्या है बच्चों? यहां वेव नंबर, न्यू बार का मतलब क्या होता है? वेव नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? 1/λ इक्वल्स टू होता है R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये R जो है ना, इसको R और बहुत सारी रेफरेंस बुक में इसको क्या रिप्रेजेंट किया है? RH। RH मतलब क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कितना है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मोस्टली एग्जाम में गिवन होगी, फिर भी हमें याद रख लेना है ना, कि R जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसका सेंटीमीटर इनवर्स में, यूनिट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट हियर, सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू क्या रहेगा बच्चों? 109677। यहां पर अलग अलग सीरीज के लिए N1 और N2 की वैल्यूज अलग अलग होगी। जैसा कि अभी हमने सीरीज की बात की थी ना, जो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, पास्टियन, ब्रैकेटेड, पी फंड, हम्फ्री। तो यहाँ लाइमन के लिए N1 की वैल्यू कितना रहेगा? 1। N2 की वैल्यू कहां से आ सकता है? एक्साइटेड स्टेट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितना रहेगा? 2। N2 की वैल्यू कितना रहेगा? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। पास्टियन के लिए N1 की वैल्यू 3, ब्रैकेटेड के लिए N1 की वैल्यू 4, एंड पी फंड के लिए N1 की वैल्यू 5, और N2 की वैल्यू कितना रह सकता है? अप टू इनफाइनाइट तक रहेगा। समझ में आ गया बच्चों? ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज मोस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल हियर। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यू बार, अगर आपको वेव नंबर फाइंड करना है, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू RH रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। N1 का मतलब होता है इनिशियल और N2 का मतलब होता है फाइनल। समझ में आ जाएगा बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट इज लिमिटिंग लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज? ये स्पेक्ट्रल सीरीज की लिमिटिंग लाइंस क्या होती है? तो लिमिटिंग लाइंस की बात करते हैं। इन एनी स्पेक्ट्रल सीरीज द लास्ट स्पेक्ट्रल लाइंस इज नोन एज लिमिटिंग लाइन ऑफ दिस सीरीज। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, जहां से लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग लाइन। दिस इज द लिमिटिंग लाइन। द लाइन विल बी स्पेक्ट्रल लाइन with the highest frequency and lowest wavelength। उस लिमिटिंग लाइन का फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होगा और वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? लोएस्ट होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टू कैलकुलेट द वेव नंबर न्यू बार और वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइंस, N2 is taken as इनफाइनेट। N2 को क्या ले रहे हैं हम? इनफाइनेट, कि वो इनफाइनेट से आ रहा है इन रिडबर्ग इक्वेशन। जो रिडबर्ग इक्वेशन हमने देखा था ना, उसमें हमने N2 को क्या ले लिया बच्चों? इनफाइनेट। और 1/इनफाइनेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसको।
जैसे आज की क्लास का हमारा पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? वेव नंबर कैलकुलेट करना है एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है ऑफ सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा लाइन है? सेकंड लाइन है लाइमन सीरीज का। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? एक वेव नंबर है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है, यानी न्यू बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू फॉर्मूला था हमारे पास RH 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 का स्क्वायर। अब लाइमन के लिए हम n1 की वैल्यू रखेंगे और सेकंड लाइन जो आ रही है ना उसमें n2 की वैल्यू रख देंगे, तो हमें न्यू बार मिल जाएगा। न्यू बार मिलेगा तो हम फिर वो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, रिडबर्ग इक्वेशन लगा दिया इधर। रिडबर्ग इक्वेशन न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा r 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर। अभी यहाँ पर r की वैल्यू आपने जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ r 109677 इनिशियल लाइमन के लिए। n1 की वैल्यू कितना होगा? 1। अब उसने बोला सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन कहां से आएगा? 3 से, तो n2 की वैल्यू कितना हो गया? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9। ये 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 9 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा उधर? 8 बाई 9 आ जाएगा, है ना। तो आपने इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वेव नंबर मिल गया। वेव नंबर कितना आया बच्चों आपका? 9.49 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। इस सेंटीमीटर इनवर्स को अगर मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, क्योंकि आप सेंटीमीटर को मीटर में लेके जा रहे हैं इसीलिए। ओके, अभी आपके पास क्या मिल गया? न्यू बार मिल गया। और आपको अभी क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। और यहाँ पर हमें पता है वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाय लैम्डा। तो ये 1 बाय लैम्डा की जगह क्या रख दिया हमने? न्यू रख दिया, न्यू बार रख दिया। अब हमें c की वैल्यू तो पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पर 1 बाय लैम्डा यानी न्यू बार की वैल्यू हमें ऊपर मिली गई है। जस्ट पुट द वैल्यू हियर 9.49 इंटू 10⁶। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परफेक्टली आंसर आ जाएगा 2.92 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बच्चों? आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ। क्या फाइंड करना है हमें? वेव नंबर फाइंड करना है एंड वेवलेंथ फाइंड करना है ऑफ द लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, ऑफ पास्टियन सीरीज। अब पास्टियन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितना होगा वो तो आपको पता ही है, अभी अभी हमने टेबल में डिस्कस किया था। सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर लाइमन, बामर, पास्टियन ब्रैकेटेड पी फंड। तो पास्टियन कितने पे आ रहा है? 3rd नंबर पे, यानी n1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। और n2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपके पास सब कुछ आ गया अभी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देख लेते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ हियर। आपके पास वो रिडबर्ग इक्वेशन आपने यूज कर लिया। लैम्डा न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा RH 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर फॉर द लिमिटिंग लाइन इन पास्टियन सीरीज। पास्टियन आ रहा है तो n1 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 3, और n2 की वैल्यू क्या आ रहा है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसने क्या बोला? लिमिटिंग लाइन। जब जब भी लिमिटिंग लाइन आएगा तो हम n2 क्या लेंगे? इनफाइनाइट। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम। RH की वैल्यू आपने ऐसे ही रख दी, n1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 3, और 1 बाई इनफाइनाइट यानी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। 1 बाई इनफाइनाइट मतलब क्या होगा? 0। बस सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो आपने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे? इसको सॉल्व करके वेव नंबर फाइंड कर लिया। वेव नंबर आ रहा है 1.218 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स को हमने मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे को क्या चाहिए? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? वेव नंबर का अपोजिट।
लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई न्यू बार। तो आपके पास ये वैल्यू है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.218 इंटू 10⁶। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.21 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 821 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, इसीलिए आपका परफेक्टली आंसर क्या आ गया बच्चों, 821 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है आपको, कैलकुलेट द डिफरेंस इन वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ में डिफरेंस कैलकुलेट करना है ऑफ लिमिटिंग लाइंस। लिमिटिंग लाइंस मतलब N2 क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट इन लाइमन सीरीज। लाइमन मतलब सबसे पहला N1 की वैल्यू क्या आ गया, 1, एंड द लिमिटिंग लाइंस इन ब्रैकेटेड सीरीज। ब्रैकेटेड में N1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2 ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले डिफरेंस इन वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने इंडिविजुअल वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया और फिर दोनों का डिफरेंस कर दिया तो भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ओके बच्चों, देखते हैं कैसे आता है इसमें। सबसे पहले आपने वही रिडबर्ग इक्वेशन लिख दिया, म्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा आर एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर फॉर लिमिटिंग लाइन इन लाइमन सीरीज। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, तो आपने इसके लिए न्यू बार कैलकुलेट कर लिया। ओके, यहाँ पर r की वैल्यू आपने पुट कर दी और ये 1 रख दिया। 1 बाय इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल गया है आपको यहाँ पर एज सच, है ना। ये आपने मीटर इनवर्स में फाइंड कर लिया। अब आपके लिए उसके लिए लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय न्यू बार। 1 बाय न्यू बार किया तो आपको एग्जैक्टली लैम्डा मिल गया फर्स्ट का कितना, 91.1 नैनोमीटर। अब सेकंड वाले का फाइंड कर लेते हैं, फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ ब्रैकेटेड सीरीज। ब्रैकेटेड में n1 की वैल्यू कितना हो गया, 4, और n2 कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो ये सेम वैल्यू पुट किया, 4 का स्क्वायर किया, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। आपने कैलकुलेट किया, या न्यू बार आ गया आपके पास 6.854 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स। अब अगर आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय न्यू बार। तो आपको यहां से लैम्डा मिल गया 1.45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर या 1450 नैनोमीटर। अब आपके पास ये भी है, सेकंड वेवलेंथ है और ये फर्स्ट वेवलेंथ है। अब दोनों का डिफरेंस करना है तो बस अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप। डिफरेंस इन वेवलेंथ 1450 माइनस 91.1, आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1358.9 नैनोमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।